हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम वर्ष 2019 के अंदर जो हमारा ड्राइंग का फाइनल एग्जाम हुआ था उसका सेट डी करेंगे। पेपर हमारा 60 नंबर का होता है और उसको करने के लिए हमें 3 घंटे का समय मिलता है। पेपर करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है उनको जरूर पढ़ लेना चाहिए। इन सभी इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इनको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पार्ट ए हम करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, समान भुजाओं वाले समकोणक कौन होते हैं। ये दो चित्र जो आप देख रहे हैं ये सेट स्क्वायर है, इन्हीं को हम समकोणक बोलते हैं। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दो समकोणक होते हैं। इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहला समकोणक है उसके अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग मिलेगी आपको। इनको समकोणक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक कोण, जैसे इसके अंदर ये वाला कोण और इसके अंदर ये वाला कोण, ये 90 डिग्री कोण होते हैं, इसलिए हम इनको समकोणक बोलते हैं। इस पहले समकोणक के अंदर ये वाला कोण 60 डिग्री का होता है और ऊपर जो कोण दिया गया है ये 30 डिग्री का होता है और इसकी तीनों भुजाएं भी अलग अलग होती हैं। जबकि जब हम दूसरे समकोणक को देखते हैं तो इसमें ये वाला कोण 45 डिग्री का होता है और दूसरा कोण भी 45 डिग्री का होता है और इस समकोणक की एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये, यानी कि आधार और लंब ये दोनों समान होते हैं। अब यदि हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न था समान भुजा वाले समकोणक कौन होते हैं। तो समान भुजा वाला समकोणक वो समकोणक है जिसकी दो भुजाएं समान है, यानी कि वो समकोणक जिसके अंदर दो कोण 45-45 डिग्री के हों और एक कोण 90 डिग्री का हो, वो समकोणक समान भुजा वाला समकोणक कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है, समकोण त्रिभुज में कर्ण किसे कहते हैं। अब इसको भी आप यहाँ चित्र के अंदर देख सकते हैं। इस त्रिभुज की ये जो भुजा है एसी भुजा, ये इस त्रिभुज का कर्ण कहलाती है और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के कोण के सामने होती है, यानी कि समकोण के सामने होती है। समकोण त्रिभुज में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कर्ण तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा होता है और ये समकोण के सामने होता है। अगर हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न है समकोण त्रिभुज में कर्ण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 है, ठोस ज्यामिति में तल शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं। अब ये जो डिब्बे जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो नीले रंग से दीवार रंगी गई है, पीले रंग से जो दीवार रंगी गई है और जो लाल रंग से दीवार रंगी गई है, ये तीनों इस आकृति के तल हैं और 3 ही तल इसके पीछे है, यानी कि टोटल ठोस आकृति के अंदर इस तरह की जो आकृति होती है उसमें 6 तल होते हैं। इनको आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे एक कमरे के अंदर आप बैठे हो और कमरे की चारों दीवारें, छत और फर्श, वो उस कमरे के तल होते हैं। तल को हम फलक भी कहते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ठोस के फलकों को तल कहा जाता है या ठोस की दीवारों को हम तल कहते हैं। दोनों ही उत्तर इसके लिए सही होंगे। प्रश्न नंबर 4 है, यदि एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्या के वृत्त खींचे जाएं तो वे क्या कहलाएंगे। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं हमने 3 वृत्त खींचे हैं जिनका केंद्र एक ही है। इस तरह के वृत्तों को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, यानी कि एक ही केंद्र वाले वृत्त। प्रश्न नंबर 5 है, एक चाप होता है। इसमें हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इसको समझने के लिए इस चित्र को देखिए। वृत्त के चारों तरफ ये जो गोल लाइन होती है ये वृत्त की परिधि कहलाती है। अगर हम परिधि का एक टुकड़ा ले, यानी कि यहाँ ए से लेकर बी तक अगर हम वृत्त की परिधि का एक टुकड़ा ले लें तो ये चाप कहलाएगा। चाप को बहुत सारे बच्चे वृत्त का टुकड़ा मानते हैं, जबकि ये एक परिधि का टुकड़ा होता है। अगर हम वृत्त का टुकड़ा करें तो वृत्त का टुकड़ा ये होगा, अगर हम ए और बी को मिला देते हैं तो इस प्रकार से वृत्त के जो बीच का क्षेत्र है ये वाला, ये सारा का सारा क्षेत्र वृत्त का एक टुकड़ा है। इसको हम वृत्त खंड कहते हैं, ना कि चाप। जबकि चाप सिर्फ ये वाला भाग है, ये जो गोलाई लिए हुए है ये चाप है, ए से लेकर बी तक की दूरी। तो अगर हम इस प्रश्न का उत्तर लिखें कि चाप क्या होती है, तो चाप वृत्त की परिधि का एक टुकड़ा होता है। प्रश्न नंबर 6 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो कोणों के आधार पर उस त्रिभुज का नाम क्या होगा। इस प्रश्न को समझने के लिए हमने समकोण त्रिभुज को समझना जरूरी है। इस प्रश्न को हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और यहाँ जो 3 भुजाएं हमें दी गई हैं उनमें एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर की होगी। इनमें से हम एक को 3 सेंटीमीटर मान के चल लेते हैं और दूसरी 4 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम को याद कीजिए, जिसके अंदर होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। यहाँ पर अगर 5 का वर्ग करने से बराबर आ जाता है 3 का वर्ग जमा में 4 का वर्ग, तो ये समकोण त्रिभुज होगी। अब 5 का वर्ग हम जानते हैं कि 5 गुणा में 5 25 होगा। ऐसे ही अगर हम 3 का वर्ग करें तो ये 9 होता है
और 4 का वर्ग करें तो ये 16 होता है। और इन दोनों के वर्गों को यानी कि 9 प्लस अगर 16 हम कर दें तो वो 25 आता है, जो कि 5 के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों भुजाओं के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगी। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है ऑप्शन ए, समकोण। प्रश्न नंबर 7 है 1/5 समकोण बराबर होता है। इसका मतलब है 1/5 गुणा में 90, क्योंकि समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण। तो अगर हम 1/5 गुणा 90 करके इनको काटते हैं तो ये कटेगा 18 पे, क्योंकि 18 पंजे 90 होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। 1/5 समकोण का मतलब होता है 18 डिग्री। प्रश्न नंबर 8 है एक बेलन अपने गोलाकार आधार HP पर खड़ा है, उसका ऊपरी दृश्य होगा। यहाँ पर हमसे ऊपरी दृश्य पूछा गया है कि ऊपर से देखने पर यह कैसा लगेगा। बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो ये एक आयत की तरह हमें नजर आएगा, परंतु जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इसका ये वाला भाग हमें दिखाई देगा और ये भाग एक वृत्त के रूप में है। इसका मतलब बेलन का ऊपरी भाग हमें वृत्त के रूप में दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन ए, वृत्त, ये सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है ABC कोण को 1:3 के अनुपात में बांटे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक कोण बनाएंगे जिसका नाम ABC रखेंगे। अब चूंकि हमने कोण को 1:3 में बांटना है तो 1:3 का मतलब होता है कि एक कोण को हम टोटल, इसका अगर हम अनुपातिक योग निकाल लें तो 1 + 3 होता है 4। मतलब कोण के हम 4 भाग करेंगे। उन 4 में से एक भाग एक तरफ रखा जाएगा और 3 भाग एक तरफ रखे जाएंगे। ऐसा करने से वो कोण 1:3 में बट जाएगा। तो सबसे पहले हम इस कोण के 4 भाग करेंगे। उसके लिए जितना भी प्रकार आप खोलना चाहते हो उतना प्रकार हम खोलकर B शीर्ष पर प्रकार रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। अब ये चाप इस कोण को 2 बिंदुओं पर काटेगी। एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है। हम इन पर एक एक करके प्रकार रखेंगे। पहले हम यहाँ से एक चाप लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से। ये दोनों चाप पे जहाँ काटती है वहाँ पर कोण के 2 भाग हो जाएंगे, उनको हम मिला देंगे। ये काम हमने बिंदुदार करना है क्योंकि रचनात्मक कार्य है। हमें गहरी लाइन सिर्फ वो करनी है जो कोण को 1:3 में बांटेगी। ये लाइन कोण को 1:3 में नहीं बांटती क्योंकि ये दोनों इससे बराबर है। तो इस लाइन से कोण 1:1 में बढ़ता है, इसलिए इस लाइन को हम बिंदुदार दिखाएंगे। इसके बाद जो ऊपर वाला भाग है इसको हम फिर 2 भागों में बांटेंगे। उसके लिए प्रकार हम एक बार यहाँ पर रखेंगे और दूसरी बार यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रकार रखकर हम एक चाप लगाएंगे, उतना ही खुला रखेंगे। ऊपर प्रकार रखकर हम एक बार और काट देंगे। ये दोनों चापें जहाँ काटती है उनको हम मिला देंगे। ये लाइन गहरी होगी। ये लाइन इस कोण को 1:3 के भाग में बांट देगी क्योंकि ये जो हिस्सा है ये 1 होगा और ये जो नीचे का हिस्सा है ये इसका 3 गुना होगा क्योंकि ये और ये बराबर है और ये इससे 2 गुना है। तो ये कुल मिलाकर ये हिस्सा 1 है, ये 3 है। तो इस लाइन के कारण ये कोण 1:3 में बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 10 है समकोण त्रिभुज बनाइए जिसका कर्ण AB और एक कोण 30 डिग्री का दिया गया। इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड लेंगे जिसका नाम AB रखा जाएगा और वो त्रिभुज का कर्ण होगा। अब AB हमने जितना बड़ा रेखाखंड लिया है उतना ही बड़ा रेखाखंड हम यहाँ पर खींचेंगे। इसका नाम भी AB रख देंगे। ये ध्यान रखें कि जितना बड़ा AB ये रेखाखंड है उतना ही बड़ा रेखाखंड ये होना चाहिए। हमारा अगला स्टेप होगा AB रेखाखंड के 2 समान भाग करना। 2 समान भाग करने के लिए सबसे पहले हम A बिंदु पर प्रकार रखेंगे और इसको आधे से ज्यादा खोलेंगे और एक चाप लगा देंगे। ये जो भी चाप होगी बिंदुदार होगी क्योंकि ये रचनात्मक कार्य है सारा, और रचनात्मक कार्य के लिए हम बिंदुदार रेखाओं का प्रयोग करते हैं। उतना ही प्रकार खोल लेंगे, B बिंदु पर प्रकार रखेंगे और दूसरी चाप लगा देंगे। ये पहले वाली चाप को 2 जगह पर काटेगी। जहां जहां ये दोनों चापें काटती हैं उन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इस प्रकार से AB रेखाखंड का मध्य बिंदु हमारे पास आ जाएगा। उसका नाम हम रख देते हैं O। अब O बिंदु पर प्रकार रखेंगे, A तक हम खोल लेंगे और एक अर्धवृत्त लगा देंगे। आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने 90 डिग्री का कोण होता है। इसीलिए हमने अर्धवृत्त लगाया है क्योंकि इसके अंदर जो भी त्रिभुज बनेगी उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और वो कोण कर्ण के सामने होगा। अब दूसरा कोण इसमें 30 डिग्री का दिया है तो 30 डिग्री का कोण हम A बिंदु पर
या बी बिंदु पर किसी भी सिरे पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ए सिरे पर 30 डिग्री का कोण बना देता हूँ। उसके लिए एक चाप लगाऊंगा और उतना ही प्रकार खुला रखकर जब हम इसको एक बार काटते हैं तो ये 60 का कोण होगा, परंतु जब हम 60 के कोण का आधा कर देते हैं तो वो 30 का कोण बन जाएगा। अब इसको मैं ए से मिला देता हूँ। ये इस अर्धवृत्त को कहीं ना कहीं काटेगा। जहां भी अर्धवृत्त को काटता है वो सी बिंदु हो जाएगा और सी को मैं बी से मिला देता हूं। तो इस प्रकार से ए बी सी हमारी अभीष्ट त्रिभुज बन जाएगी। और इस त्रिभुज के अंदर ये जो कोण होगा, ये क्योंकि इस अर्धवृत्त के अंदर बना है तो ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये कर्ण के सामने होगा। प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए वृत्त में पंचभुज हमने बनानी है विशेष ढंग से। इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे, एक वृत्त हम खींचेंगे। ये वृत्त का केंद्र है, इसका नाम हम रख देते हैं ओ। इसके बाद सवाल करने के लिए हमने दो व्यास खींचने हैं और दोनों व्यास एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होने चाहिए। उसके लिए हम डी का प्रयोग कर सकते हैं। केंद्र पर डी रखकर हम 90 डिग्री कोण के सामने निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। इन दोनों के नाम हम रख देते हैं, एक व्यास XY होगा और दूसरे का नाम MN। इसके बाद अगला स्टेप है, हमारे पास जो ये वाला व्यास है इसके अंदर O से लेकर Y तक ये जो त्रिज्या है इसके हम दो भाग करेंगे। दो भाग करने के लिए हम केंद्र पर प्रकार रखेंगे O पर और आधे से ज्यादा खोलते हुए एक चाप लगाएंगे। उतना ही प्रकार खुला रखेंगे, Y बिंदु पर रखेंगे और पहले वाले चाप को दो जगह पर काट देंगे। जहां जहां ये चापे काटती हैं उनको हम मिला देंगे। ये सारा काम बिंदुदार होगा क्योंकि ये रचनात्मक कार्य है। इस बिंदु का हम नाम रख देते हैं P। अब अगला स्टेप है, P बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे, M तक खोलेंगे और इसको नीचे तक लेके आएंगे। ये बिंदु होगा Q। अब उसके बाद हमने प्रकार रखना है M बिंदु पर और खोलना है Q बिंदु तक और इसको परिधि तक लेके आएंगे। परिधि पर जहां पर ये काटता है, परिधि पर जहां ये काटता है उसको हम M से मिला देंगे। ये A बिंदु होगा। A से लेकर M तक पंचभुज की एक भुजा होगी। अब AM के बराबर हम प्रकार खोल लेंगे और बाकी भुजाएं हम काट देंगे। M पर प्रकार रखकर एक बार इधर से काट देंगे, ये दूसरी भुजा होगी। यहां से नीचे काटेंगे, ये तीसरी भुजा होगी और A से नीचे काटेंगे तो ये पंचभुज की चौथी भुजा होगी। पांचवी भुजा नीचे बच जाएगी। इनको हम मिला देंगे, पंचभुज बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम वृत्त के अंदर पंचभुज बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, समद्विबाहु त्रिभुज के भीतर एक षटभुज बनाएं जिसकी 3 भुजाएं दिए गए त्रिभुज पर पड़े। हिंदी के अंदर ये जो रकम दी गई है यहाँ पर गलती है इस प्रश्न के अंदर। इंग्लिश में अगर आप इसको पढ़ोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिखाई देगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, ना कि समद्विबाहु त्रिभुज। एक्चुअल में ये प्रश्न समबाहु त्रिभुज का ही है, समद्विबाहु त्रिभुज का नहीं है। तो इस प्रश्न को हम समबाहु त्रिभुज लेकर ही हल करेंगे। प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। कोई भी आप एक रेखाखंड लेकर, जितना बड़ा ये रेखाखंड है उतना ही प्रकार खोलकर ऊपर 2 चाप लगाएंगे। ये दोनों जहां काटेंगे उनको हम मिला देंगे। ये ABC समबाहु त्रिभुज होगी। इसके अंदर षटभुज बनाना बिल्कुल ही आसान है। हमने क्या करना है, इन तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के 3 समान भाग करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, BC भुजा के नीचे बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे। अब हमने इस किरण को 3 बराबर भागों में काटना है। कितना है भी हम प्रकार खोल लेंगे और इसको 3 बार काटेंगे, 1 2 और 3। अगला स्टेप है, जो 3 बिंदु है इसको हम C से मिला देंगे और इसी के समानांतर हम 2 से भी रेखा खींचेंगे और 1 से भी। तो इस प्रकार से BC रेखाखंड 3 समान भागों में बंट चुका है। अब हम इनमें से किसी एक भाग के बराबर प्रकार खोलकर और बाकी दोनों भुजाओं को भी काट देंगे। इस प्रकार से हमने प्रत्येक भुजा के 3-3 भाग कर दिए हैं। हमने अब इनको मिलाना है। अगर हम इस प्रकार से मिला देते हैं तो ये हमारी षटभुज कंप्लीट हो जाएगी।
हम इनके नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि षटभुज की 3 भुजाएं, एक ये और एक ये तीनों भुजाएं त्रिभुज की भुजाओं के ऊपर स्थित हैं। प्रश्न नंबर 13 के अंदर 60 मिलीमीटर ऊंचा और 40 मिलीमीटर व्यास का शंकु अपने क्षितिज धरातल HP पर खड़ा है। उसका सामने और ऊपरी दृश्य हमने बनाना है। एकदम इजी प्रश्न है ये। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्षितिज रेखा लेंगे, उसका नाम रखेंगे XY। XY के ऊपर के हिस्से को वर्टिकल प्लान कहा जाता है और इसके अंदर हम सामने का दृश्य बनाते हैं। इसको एलिवेशन भी कहा जाता है। XY के जो नीचे का हिस्सा होता है इसको हॉरिजॉन्टल प्लान कहते हैं, जिसके अंदर हम ऊपरी दृश्य बनाते हैं। ऊपरी दृश्य को इंग्लिश में प्लान कहते हैं। सबसे पहले हम शंकु का ऊपरी दृश्य बनाएंगे। अगर आपने शंकु को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि ऊपर से देखने पर शंकु एक वृत्त के रूप में नजर आएगा और शंकु का जो व्यास है वो 40 मिलीमीटर हमें दिया गया है। 40 मिलीमीटर का मतलब होता है 4 सेंटीमीटर। अब व्यास क्योंकि 40 मिलीमीटर है यानी कि 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसकी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इसलिए हम 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और एक वृत्त लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया है और ये 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर हम कहीं भी नीचे रखेंगे। XY से कुछ दूरी पर हम एक वृत्त लगा देंगे। ये इस वृत्त का केंद्र होगा और शंकु का शीर्ष कहलाएगा। अब ऊपरी दृश्य बनाने के बाद हम सामने का दृश्य बनाएंगे और सामने का दृश्य बनाने के लिए हम इस ऊपरी दृश्य की मदद लेंगे। तो उसके लिए हम सेट स्क्वायर का सहारा लेंगे। हम जानते हैं कि सेट स्क्वायर की ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, इसलिए हम इसको समकोणक बोलते हैं। तो इन दोनों भुजाओं की मदद से हम लंब खींचेंगे। तो ये सेट स्क्वायर हमने कुछ इस प्रकार से रखना है कि ये जो XY भुजा है ये इसके समानांतर हो जाए और ये जो दूसरी भुजा है ये इसके साथ यहाँ पर टच करे। तो जब हम ऐसा कर लेंगे एक बिंदुदार रेखा खींच देंगे जो कि XY रेखा को कहीं ना कहीं काटेगी। इसी प्रकार इस सिरे से भी हम करेंगे। उसके बाद हमने ये भी चेक कर लेना है कि इन दोनों के बीच का अंतर 4 सेंटीमीटर से कम या ज्यादा ना हो, क्योंकि हमने जो व्यास है वृत्त का वो 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 मिलीमीटर है। तो ये भी 40 मिलीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अब वृत्त का जो केंद्र है यहाँ से भी हम एक लंब उठाएंगे। अब क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास 4 सेंटीमीटर का था तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा बीच में। तो 2 सेंटीमीटर का ऊपर निशान लगाते हुए हम यहाँ से एक बिंदुदार रेखा खींचेंगे और इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे ऊपर की तरफ। शंकु का जो सामने का दृश्य होता है वो एक त्रिभुज के रूप में होता है और उसकी ऊंचाई हमें 60 मिलीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये जो बीच की रेखा हमने खींची है इसको 6 सेंटीमीटर हम काट लेंगे। ये शीर्ष बिंदु होगा उस त्रिभुज का और इस शीर्ष बिंदु को नीचे हम दोनों बिंदुओं से मिला देंगे। एक ये होगा और दूसरा बिंदु ये होगा। तो इस प्रकार से हम शंकु का सामने का दृश्य और ऊपर का दृश्य आसानी से बना सकते हैं। अब इन बिंदुओं के हम नाम लिख देते हैं। ये बिंदु हमारा A' होगा, ये B' होगा, ये O होगा और ये O' होगा। इन बिंदुओं के भी आप नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये A और ये B। इसके बाद इस भुजा की लंबाई हम लिख देंगे। ये 40 मिलीमीटर हमें दी गई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 मिलीमीटर। और ये जो ऊंचाई है ये 60 मिलीमीटर दे रखी है तो इसको हम लिख देते हैं 60 मिलीमीटर। शंकु के बारे में ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरी सॉलिड ज्योमेट्री की पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उनके अंदर मैंने इन सभी बातों को कवर किया है कि XY रेखा के ऊपर ही हम सामने का दृश्य क्यों बनाते हैं और XY रेखा के नीचे हम ऊपरी दृश्य क्यों बनाते हैं और ऊपरी दृश्य बनाते वक्त हम ये XY रेखा से कुछ दूरी क्यों छोड़ते हैं। और प्रश्न नंबर 14 में हमने मॉडल बनाना है किताब प्रक्षेप। किताब प्रक्षेप की अलग अलग व्यू के हिसाब से मैं 2 अलग अलग वीडियोज बना चुका हूं। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियोज में कुछ कमी नजर आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आने वाली वीडियोज में हम उन कमी को दूर कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।